बट टू द एक्सटेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। सेक्शन 3 पे आ जाइए, मेरे को बताइए 3 को देखा, 3 पे आगे मालिक सब लोग। ओके, मेरे को बताओ 3 क्या बोलता है। 3 क्या बोलता है, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। पर्पस कौन सा होना चाहिए, लॉफुल। ओके, कितने पर्सन होने चाहिए, 7, 2 एंड 1। ये कौन से है, मिनिमम है या मैक्सिमम है, मिनिमम। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने, अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में 200, 200 के ऊपर प्राइवेट कंपनी में अगर हो गए तो वो पब्लिक बन जाएगी। या तो उसके डेफिनेशन से आया था, सेक्शन से नहीं आया था, उसके डेफिनेशन से आया। तो तीसरा पॉइंट, ओपीसी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक ही। ये मिनिमम भी 1, मैक्सिमम 1। और अगर इसके प्रोवाइजो याद है तो प्रोवाइजो किसके बारे में बता रहे थे, ओपीसी। ओपीसी में नॉमिनी कौन हो सकता है, कोई भी। नॉमिनी जिसको सिलेक्ट किया जाएगा वो कौन सिलेक्ट करेगा, मेंबर जो है। और मेंबर बताएगा, ओके, वो लिखेगा किसके अंदर, लिखेगा एमओए के अंदर कि भाई ये बंदा नॉमिनी है। क्या नॉमिनी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है, यस। क्या मेंबर उसको निकाल सकता है, यस। बस मेंबर को ध्यान करना है, जब भी नॉमिनी विड्रॉ करे या नया नॉमिनी लेके आता है मेंबर, तो उसको किसको इंटीमेट करना जरूरी है, 2 जन को। कंपनी को इंटीमेट करेगा और कंपनी किसको इंटीमेट करेगी, आरओसी। आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसके मेंबर कौन बनते हैं, नेचुरल पर्सन। और नेचुरल पर्सन जो होनी चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या ना हो। पहले होता था रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं। ओके, मेंबर की बात करो, लेकिन नॉमिनी भी क्राइटेरिया यही है, मेंबर हो या नॉमिनी हो, सेम क्राइटेरिया रहेगा। ओके, और एक रेस्ट्रिक्शन क्या डाला था अपन ने इस पे, नॉमिनी हो या मेंबर हो, आप कितनी कंपनी में मेंबर बन सकते हो, नॉमिनी बन सकते हो, एक। खाली ओपीसी में, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन, तेरी लाइफ में तू 700, 500, 1000 जितने प्राइवेट कंपनी में मेंबर बनना है बन, लेकिन ओपीसी का अगर मेंबर बन रहा तो सिर्फ एक कंपनी। ओके, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। और नॉमिनी कितने में बन सकता है, एक में। ओके, 2 में, एक में। ओके, और अगर बाई चांस कुछ ऐसी शिद्दत आ गई जिसमें जो मेंबर है, जिसमें तू नॉमिनी था, वो मर गया या वो इनकैपेबल हो गया कांटेक्ट करने के लिए, उस केस में अगर तू 2 कंपनी में मेंबर हो जाएगा, कितने दिन में तेरे को 180 डेज के अंदर तेरे को डिसीजन लेना है कि कौन सी कंपनी में तू मेंबर रहेगा, कौन सी कंपनी में नॉमिनी रहेगा, या निकल जाएगा, व्हाटएवर इट में भी। ये तेरे को डिसीजन लेना रहेगा। एवरीबॉडी क्लियर। ये थी सेक्शन 3 की कहानी। इसके अलावा मैंने बताया कि ओपीसी का सबसे बड़ा पॉइंट है, ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए कभी बन ही नहीं सकती। तो ये सेक्शन 8 कंपनी कभी नहीं बन सकती। और दूसरा और एक कौन सा है, ओके, एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी कभी नहीं बन सकती। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए। ओके, एंड एक चीज अपन ने पढ़ा था जो आपको एक्ट में नहीं था लेकिन एक पॉइंट में था, माइनर। ओके, क्या नहीं हो सकता ना, इसमें मेंबर नहीं बन सकता, नॉमिनी बन सकता। क्यों सर, कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैं आपको एक चीज बता दूं सर, दूसरे कंपनीज में अगर माइनर मेंबर बनता है, चलता है क्या, यस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बेसिस पे सारे डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, गार्डियन। ओपीसी में नहीं बसेगा सर। ओपीसी में दिक्कत क्या है, क्योंकि रिजोल्यूशन जो पास करेगा वो पास करेगा अकेला, तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है और उसकी जगह गार्डियन डिसीजन लेगा, तो मतलब फिर गार्डियन ही बनाओ ना। लेकिन जब दूसरी कंपनी में आता है तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट है जो अपन सेक्शन 88 के बाद देखेंगे। बट नेवरदलेस सेक्शन 3 क्लियर है मालिक। सेक्शन 3 में कितने क्लास, 3 सबसेक्शन 2 कितने क्लास ऑफ कंपनी बनती, बैरक में रही है, कितने क्लास ऑफ कंपनी, नहीं क्लास ऑफ कंपनी अपन पूछेंगे, कितने टाइप्स ऑफ कंपनी और हो सकती है। ओके, कंपनी 5 नाम दिए थे, इधर 3 लिखे, 5 कौन से, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर, अनलिमिटेड एंड शेयर्स। याद है आपको, ऐसे ही याद रखना। इसी के हिसाब से टेबल भी याद रहने चाहिए ताकि एमसीक्यू आया तो टेबल आपको ध्यान रहेगा। टेबल ए बी सी डी ई, ये किसके लिए था, एमओए। ओके, ए के लिए क्या रहेगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई जे। ऐसे ही सीक्वेंस याद रखना। आपका एमओए में अगर एमसीक्यू आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि इसके लिए टेबल कौन सा है, तो आपको ये सीक्वेंस ही याद रह जाएगा। ये हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 3 पक्का क्लियर है। 3 ए क्या बोला था, जिस टाइम पे अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम बिलो जाए, मिनिमम किसने बताए थे, 3, याद है मालिक। अगर उसके नीचे गए तो क्या होगा, जो लायबल होगा मत बोलो, उसके बाद क्या बोलोगे आप, 6 मंथ तक आपने बिजनेस कंटिन्यू किया, तो 6 मंथ के बाद अगर बिजनेस कंटिन्यू रहा तो जिसको कॉग्निजेबल मतलब क्या है, जिसको मालूम है कि ये कंपनी बिना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चल रही है, वो लोग क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। कब लायबल रहेंगे, 6 महीने के बाद या 6 महीने के पहले, 6 महीने के बाद। 6 महीने के पहले की लायबिलिटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन कौन लायबल होगा, सारे के सारे, या जिसको मालूम है। अगर सर सबको मालूम है तो सारे के सारे, लेकिन अगर सबको नहीं मालूम है, 5 है उसमें से 2 को मालूम है तो कितने, 2। आत्मा क्लियर है। ओके, परफेक्ट। 3 मेरे ख्याल से क्लियर है यार। ओके, जाते हैं अब सबसे बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज सेक्शन 4। मेरे ख्याल से 4 अब तो अच्छे से आना चाहिए। 4 की कहानी लाते हैं सबसेक्शन 1 से। 4 में बोला है कंटेंट ऑफ एमओए क्या है, तो मेरे को बताओ कितने कंटेंट थे, 5। कौन से, नेम क्लॉज, ओके, स्टेट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। अगर आपको याद दिला दूं, एक नेम क्लॉज में मैंने आपको बता दिया था 2 केसेस ऑफ कंपनी है जिसमें आपको प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना नहीं है। कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। याद है मालिक। इसके साथ में आपको और एक चीज याद आनी चाहिए, जब अपन ने नेम क्लॉज पढ़ा, स्टेट क्लॉज पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा, मेरे को दिक्कत नहीं थी, लेकिन लाइबिलिटी पढ़ा तो लाइबिलिटी में गारंटी कंपनी की लाइबिलिटी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। गारंटी कंपनी में लाइबिलिटी कब तक रहेगी, जिस टाइम में मैं गारंटी विड्रॉ कर लेता हूं उसके बाद लाइबिलिटी कब तक रहेगी, उसके 1 साल तक। लेकिन वो लाइबिलिटी कौन से के लिए रहेगी,
पिछले ट्रांजेक्शन, ओके याद रखना, मेरे बाद जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं, लेकिन मेरे पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके लिए मैं लायबल रहूंगा। कब तक? 1 साल तक। ये आपने लाइबिलिटी क्लॉज में पढ़ा था, याद है मालिक? उसके बाद कैपिटल क्लॉज और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बताने, साइन बताने, कितने सब्सक्राइबर, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये है सबसेक्शन 1। एवरीबॉडी क्लियर? सबसेक्शन 1 के बाद आया था, ये कौन सा क्लॉज, कौन सा सेक्शन चल रहा है अभी? 4 का 1 हुआ, 4 का 2 3 4 भूलना नहीं चाहिए भाई, 2 3 4 तोड़ याद आना चाहिए। 2 ये नाम रख ही नहीं सकते। कौन से नाम रख नहीं सकते? जो पहला पॉइंट, 3 पॉइंट कौन से है? अनडिजायरेबल, जो ऑफेंस है, और अगर कोई, ओके परफेक्ट, एवरीबॉडी क्लियर? ये हो गया 4-2 के लिए। 4-3 क्या बोला है? अगर आपको ये पहली बात तो 4-2 था, नाम रख ही नहीं सकते थे। 4-3 है जो नाम रख सकते हो, ओके, परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपने, याद है? ओके, स्टेट गवर्नमेंट ले रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहे हो, उनके कुछ लोकल अथॉरिटी का यूसेज कर रहे हो तब, और दूसरा कुछ और रिक्वायरमेंट दिए थे रूल्स में, मैंने आपको बोला था वो एक बार रीड करके छोड़ देने का है, हेडेक नहीं करना है। वो हो गया 4-3। 4-3 के बाद आता है 4-4। 4-4 की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको नाम को क्या करना पड़ेगा? रिजर्व। अब ये नाम रिजर्व कब करने पड़ेंगे? 2 केसेस में, या तो आप पहली बार नाम ले रहे हो या तो नाम चेंज कर रहे हो। याद आया मालिक? ये रिजर्व करने के बाद आपके लिए कहानी आई अगली 4-5 की। 4-5 में क्या बोला था? रिजर्व करोगे तो कितने दिन के लिए रिजर्व रहेगा? ओके 20 दिन, खाली 20 दिन था। 60 डेज, 20 दिन और 60 डेज किसके डिफरेंस है? 20 डेज इज फॉर न्यू कंपनी एंड 60 डेज इज फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी हु वांट टू नेम द चेंज। एवरीबॉडी क्लियर? अब इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आया था 4-5 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। 4-5 में और एक दिक्कत क्या है? 4-5 में अगर आपने नाम रिजर्व करते हुए कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी या इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स दिए तो मेरे को बताइए क्या दिक्कत होगी? अगर आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई तो नाम कैंसिल हो जाएगा और पेनल्टी होगी। मेरे ख्याल से पेनल्टी कितनी है? 1 लाख रुपीस की पेनल्टी होगी। और अगर बाई चांस कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो मेरे को बताओ क्या होगा? इनकॉर्पोरेट हुआ तो आपके लिए 3 किस्से होंगे। 3 किस्से क्या होगा? पहला होगा नाम चेंज करने के लिए। आत्मा क्लियर है? कितने दिन में नाम चेंज करना होगा? 3 महीने। और क्या पास करना पड़ेगा? ओआर, क्योंकि अगर आपको मालूम है नाम चेंज करना तो ऐसा चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर ऑर्डर आया तो ओआर। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? ओके स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? वाइंडिंग अप। मैं आपको एक चीज क्लियर याद दिला दूं और ये चीज बेस रहना चाहिए आपके साथ। स्ट्राइक ऑफ जब बोला तो कौन सा सेक्शन होता है? 248। और वाइंडिंग अप होता है तो 272। मेरे को बताओ स्ट्राइक ऑफ करने के लिए कौन ऑर्डर देता है? आरओसी। वाइंडिंग अप करने के लिए कौन ऑर्डर देगा? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के बिना और कोई बाइंडिंग ऑर्डर नहीं दे सकता, नॉट मोदी जी ऑल्सो, ये मैंने डिस्कस किया है। और स्ट्राइक ऑफ की पावर किसके पास है? आरओसी। सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी है, इनको कुछ बोल सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद होकर स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकती, ना बाइंडिंग ऑफ कर सकती है। आत्मा क्लियर? उसके बाद वाला 4 वाला सेक्शन मैंने बोला उड़ा दो। ओके 4-6 4-7, लेकिन आपको याद होगा टेबल ABCDEF ये मैंने क्लियर कर दिया। भारत माता की मेरे ख्याल से सेक्शन 4 याद आ गया सबको? मेरे ख्याल से आत्मा हाँ या ना? ओके 4 के बाद आता है आपका 5 वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है? आर्टिकल। मेरे को बताओ आर्टिकल के इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाला कॉन्सेप्ट था नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? एंट्रेंचमेंट, एंक्रोचमेंट वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? एंट्रेंचमेंट, मैं रिट्रेंचमेंट बोल रहा था क्योंकि ऐसे में चल रहा था तभी। ओके लेकिन वो रिट्रेंचमेंट नहीं है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐसे है जहां पर अपन मोर स्ट्रिक्ट करते हैं आर्टिकल्स को। कहां किससे ज्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं? एसआर से ज्यादा। अगर एसआर से ज्यादा स्ट्रिक्ट करना है तो आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालोगे। एंट्रेंचमेंट के लिए अप्रूवल कितने लगेंगे? अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको एसआर लगेगा, और प्राइवेट कंपनी है तो ऑल द मेंबर्स। ये मैंने आपको बता दिया था। और इस केस में ये आपको किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? आरओसी। ये सारी चीजें कौन से सेक्शन से चलेगी? 5। ओके जिसमें आप सेक्शन नंबर 14 नहीं डालोगे। 13 14 13 इज अल्टरेशन ऑफ एमओए, 14 इज अल्टरेशन ऑफ एओए, उसको यूज नहीं करोगे इधर। याद रहेगा मालिक? एंट्रेंचमेंट में आपको ये डालना ही नहीं है, एंट्रेंचमेंट में सिर्फ ये डालना है, ये वाला ही सेक्शन यूज करोगे। उसके अलावा सर क्या मेरे आर्टिकल्स में मॉडल आर्टिकल्स यूज कर सकता हूं? यस। ओके सर मैंने मॉडल आर्टिकल्स यूज नहीं किया, मैं आर्टिकल साइलेंट रहा, तो क्या माना जाएगा? वो मॉडल आर्टिकल्स मेरे इसमें है। क्या अपने को एक्सक्लूसिवली कुछ जो मुझे पावर दिया गया उसको मैं एक्सक्लूसिवली मैं निकाल सकता हूं? यस मुझे मेंशन करना होगा। अगर मैंने मेंशन नहीं किया ओके तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होगी? ओके मॉडल आर्टिकल्स डीम माना जाएगा। सेक्शन कौन सा मैंने बताया था इसके लिए? 47। मेरे ख्याल से याद होगा 47 का कॉन्सेप्ट क्या था? वोटिंग राइट्स। ओके 1 पर्सन 1 वोट। ओके ये कंटेक्स्ट में डिफाइन करने का। ओके मेरे को बताओ 47 ने क्या बोला था? 47 मैंने किया हुआ है। 47 में क्या बोला था? आपके वोटिंग राइट्स किस हिसाब से डिसाइड हो गए? शेयर के बेसिस पे। ओके याद है? ओके लेकिन क्या मुझे चेंज करना 1 पर्सन 1 वोट ऐसा कर सकता हूं? यस। खाली कौन सी कंपनी में? प्राइवेट में। पब्लिक में ऐसा हो नहीं सकता। तो प्राइवेट में जब ऐसा करना हो तो मुझे किसमें लिखना पड़ेगा? आर्टिकल में लिखना पड़ेगा। ये मुझे किसने बताया? 47 ने। और वही चीज इधर सेक्शन 5 में बोली हुई है। आत्मा क्लियर? सेक्शन 6 में कौन बाप है? एक्ट या आर्टिकल? एक्ट बाप है। लेकिन अगर कहीं और सेक्शन ने बोला है कि आर्टिकल बड़ा तो कौन बड़ा रहेगा? आर्टिकल। भारत माता की सेक्शन 6 पक्का क्लियर? फिर सेक्शन 7 आता है। 7 वाला मेरे ख्याल से तो आपको रटने वाला कार्यक्रम है, लेकिन अच्छे से ध्यान होना चाहिए। फटफट बता दिए। इनकॉर्पोरेशन। मेरे को बताओ इनकॉर्पोरेशन करते वक्त मेरे को क्या क्या देना होगा? सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे मेरे को ये बताइए। पहले पॉइंट एमओए एओए रटे हुए पॉइंट चाहिए। सेकंड पॉइंट डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन देगा? सीए सीएस सीएमए लॉयर
एंड और नहीं, एंड मैनेजर और सेक्रेटरी जो भी अगर अपॉइंट होगा, ये लोग डिक्लेरेशन देंगे। क्या डिक्लेरेशन देंगे? सारे लॉ रेगुलेशन कंप्लायंसेस है, याद है मालिक। तीसरा पॉइंट भी डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन कौन देगा? ये ओके, डायरेक्टर्स। ओके, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर होंगे वो डिक्लेरेशन देंगे। और जो पॉइंट है यहाँ पर डिक्लेरेशन क्या होगा, मैं कोई मैनिपुलेशन में नहीं था, ओके, यानी फॉर्मेशन, ओके, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में मैं कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं था, मैं गिल्टी नहीं माना गया। दूसरा, मैं कहीं पर भी फ्रॉड केस में नहीं था। कितने साल पहले? 5 साल पहले। और तीसरा पॉइंट, जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं वो करेक्ट है। ये तीसरा सिनेरियो होगा। चौथा सिनेरियो, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं है तो आपको करस्पॉन्डेंस का एड्रेस देना पड़ेगा, याद है मालिक। पांचवा, जो आपके सब्सक्राइबर है उसके बेसिक डिटेल, याद है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, आपके जो डायरेक्टर होंगे बेसिक डिटेल। जब मैं बेसिक डिटेल बोल रहा हूं आपको याद आना चाहिए, नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, जो भी आगे वाले डिटेल्स होंगे वो होंगे। उसके अलावा जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर है उसका इंटरेस्ट याद होगा आपको, इंटरेस्ट यानी मैं और कौन से कंपनी में। और शायद आपने देखा होगा, ओके, कल जब अपन डायरेक्टर की बात कर रहे थे तो मालूम है ना वो कौन सी और कंपनी में होल्डिंग कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो सब बेसिक डिटेल आपको मिलती है। ये सब आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी देते हो। डेट इज योर इनकॉर्पोरेशन। मेरे को बताओ इनकॉर्पोरेशन का इन्फॉर्मेशन ये था आपका 7-1। सब लोग मेरे साथ 7-1 में ही है। 7-1 के बाद 7-2 आया। 7-2 क्या आया? ओके, कंपनी क्या करेगी? इनकॉर्पोरेट। और मुझे क्या मिलेगा? COI। 7-3 क्या बोला? मुझे क्या मिलेगा? CIN। CIN का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और उसके बाद चौथा पॉइंट, ये मेरे को कब तक रखने, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस में कब तक रखने, मेरी जब तक डिसोल्यूशन नहीं होता, याद है मालिक। इसके बाद आपको दिया हुआ सबसेक्शन 5, जिसके अंदर अपने इनकॉर्पोरेशन करते वक्त अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी, ओके, कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, ओके, और तब मेरे को मालूम पड़ा तुमने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, तुम्हारे अगेंस्ट मैं कौन सा सेक्शन ठोकूंगा? 447। उसके बाद आता है 6, जिसके अंदर मेरे को इनकॉर्पोरेशन के बाद मालूम पड़ता है कि तुमने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट 447 तो ठोकने ही वाला हूं। लेकिन उसके साथ में और ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? ट्रिब्यूनल कितनी चीजें कर सकती है? 5। क्या क्या 5 कर सकती है? सबसे पहले पॉइंट, चेंज इन मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट, ओके, जब मैं चेंज इन मैनेजमेंट बोलूंगा तो आपको याद रखना होगा रेगुलेशन ऑफ कंपनी, MOA, ये भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, लायबिलिटी। तीसरा सिनेरियो, ओके, क्या कर सकती है? नाम निकाल, स्ट्राइक ऑफ। चौथा सिनेरियो, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब लिक्विड करने बोलती है। और वाइंडिंग अप। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा एनी अदर ऑर्डर। ये 5 दे सकती है। ये 5 ऑर्डर कौन देगा? ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल के पास रहेगा, याद रखना। ये 5 कॉन्सेप्ट में आपको ट्रिब्यूनल पे ध्यान रखना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। ये 5 ऑर्डर कौन देगा? ट्रिब्यूनल। और इसके बाद और एक पॉइंट है, जब भी ऑर्डर पास किया जाएगा, सपोज वाइंडिंग अप जो भी है, तो ट्रिब्यूनल क्या ध्यान रखेगी? जो भी ट्रांजैक्शन हुए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये हुआ सेक्शन 7। मेरे ख्याल से सेक्शन 7 क्लियर है। सेक्शन 8 अपना बाप सेक्शन, LDR सेक्शन 8 का कॉन्सेप्ट है चैरिटेबल। ओके, मेरे को बताइए चैरिटेबल ट्रस्ट सबको अच्छे से आना चाहिए मालिक। मेरा सवाल है, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए आपको 2 सेक्शन मैं बताया सेम है, एक है सबसेक्शन 1 और एक है सबसेक्शन 5। दोनों में डिफरेंस क्या था? एक है जिसमें कंपनी फॉर्म होने जा रही है और एक है जिसमें कंपनी ऑलरेडी है और कन्वर्ट होने वाली है, याद है मालिक। ओके, 1 और 5 में डिफरेंस क्या था? कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी को कन्वर्ट करना है सेक्शन 8 में तो 5, और मैं नया कंपनी बता रहा हूं सेक्शन 8 की 1। ओके, इन दोनों में कॉन्सेप्ट में 3 चीजें आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 3 कंडीशन देखिए, कौन सी 3 कंडीशन? पहला आपका ऑब्जेक्ट कितने थे? 10। कॉमर्स है, आर्ट्स है, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये 5 चीजें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद और एक है रिलीजियस, रिसर्च रिलीजियस हो गया। उसके बाद वेलफेयर, वेलफेयर के साथ और एक कौन सा था? ओके, चैरिटेबल। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज एनवायरमेंटल। ये 10 चीजों के आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये 10 चीजों के लिए। दूसरा पॉइंट, मैंने जो भी प्रॉफिट कमाया वो किस में लगाऊंगा? वापस इसी ऑब्जेक्ट में। और तीसरा पॉइंट, मैं क्या नहीं दूंगा? डिविडेंड्स। एवरीबॉडी क्लियर? ये कहानी खत्म होने के बाद आपके लिए, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि तुम 3 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, 3 कंडीशन मालूम है ना, तो क्या करेगी? वो लाइसेंस देगी। और मेरे को क्या करना है? प्राइवेट और पब्लिक, ये लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करना है। और इसके बाद मैं अपने लिए सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म हो जाती है। सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म होने के बाद सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, अगर आगे मैं जब भी पढ़ूंगा कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा तो मैंने कौन सा लगाना है? लिमिटेड वाला या प्राइवेट लिमिटेड वाला? लिमिटेड वाला। तीसरा सिनेरियो, जब भी ये कंपनी अपने इसमें मेंबर बनाना चाहेगी तो इसमें कौन मेंबर बन सकता है? फर्म। फर्म मतलब कौन सा? पार्टनरशिप फर्म। चौथा सिनेरियो, ये कंपनी को अगर MOA EOA चेंज करना है तो किसका अप्रूवल लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 4 के लिए। सबसेक्शन 5 आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या करना है? चेंज करना है। तो एग्जिस्टिंग कंपनी को चेंज करना है तो 5 किसके जैसा निकला? 1 जैसा। 6 वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर आपको याद होगा आपने आंसर में भी 6 लिखा हुआ था। 6 वाले सिनेरियो में क्या देखोगे? 6 वाले सब में इंपॉर्टेंट है, क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? यस। कितनी कंडीशन है? 5। अगर 5 कंडीशन आपको याद है, सबसे पहले पॉइंट आपके जो सेक्शन का वो वायलेट हो रहा है। दूसरा पॉइंट आपके ऑब्जेक्ट वायलेट हो रहा है। तीसरा पॉइंट आपका फ्रॉड है। चौथा सिनेरियो आपके और कुछ कंडीशन है जो लाइसेंस दिए हुए थे वो वायलेट हो रही है। और पांचवा पब्लिक इंटरेस्ट। ये 5 कंडीशन हुई तो आपका लाइसेंस क्या हो सकता है? रिवोक हो सकता है। अब मेरे को बताओ लाइसेंस रिवोक हुआ तो क्या हो सकता है? आगे कहानी बताओ, 6 के बाद क्या हो सकता है? ओके, या तो आपको
अमालगमेशन के लिए बोला सकता है, या तो आपकी कंपनी की वाइंडिंग अप हो सकती है, दोनों ऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वाला सेक्शन क्या बोलता है, 8वां क्या बोलता है, अगर अमालगमेशन हुआ तो किसके साथ अमालगमेट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ, और जो उनकी नई कंपनी बनेगी, नई कंपनी सेक्शन 8 की बनेगी, वो कैसी होगी, उसके एसेट कैसे होगी, उसकी लायबिलिटीज होगी, कैसे, कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। उसके बाद अगला सेक्शन है 9th वाला, जिसके अंदर क्लियर कट बोला हुआ है कि जो भी कंपनी अगर लिक्विडेट हुई, उसके बाद देखो लिक्विडेट वाइंडिंग अप हो गया, पैसे एसेट दे दिए, एसेट बेच के लायबिलिटीज पे कर दी, खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ एसेट पैसा बचा, तो पैसा किधर जाएगा, एक तो पहले बात किसी और सिमिलर कंपनी में, लेकिन सिमिलर कंपनी नहीं रही तो ओके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड, याद आया मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन आता है, जिसके अंदर ये कंपनी किसके साथ अमालगमेट हो सकती है, जिंदगी में इसको कभी भी अमालगमेशन करना है, किसके साथ अमालगमेट कर सकती है, खाली सेक्शन 8 कंपनी, बाकी और किसी के साथ अमालगमेशन नहीं हो सकता। और इसके साथ में आपको और एक कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पर अगर इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो लाइबिलिटी रहेगी। अगर आपको याद है लाइबिलिटी पेनल्टी कितनी थी, 10 लाख से लेकर 1 करोड़, अगर कहीं पर भी सेक्शन 8 का वायलेट हुआ। आत्मा क्लियर है, ये सेक्शन 8 की कहानी है। सेक्शन 9, सेक्शन 10, हाँ 5 और जो इंडिविजुअल पॉइंट है पर, लेकिन 10 लाख एक है। और इसके साथ में याद रखना, अगर फ्रॉड पकड़ा गया सेक्शन 8 में, 447 भूलो मत, 447 जिधर जिधर फ्रॉड आएगा उधर 447 अपने आप ही आना है। ओके, तो ये डीम प्रोवाइजो दिया हुआ है, बट ये सेक्शन 8 की कहानी आ जाती है। सेक्शन 8 के बाद सेक्शन 9, सेक्शन 10 छोड़ दीजिए। 9 क्या था, ओके, जैसे ही आपको लीगल एंटिटी मिलती है, आपकी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, मेंबर अलग, कंपनी अलग। और सेक्शन 10 क्या था, सेक्शन 10 क्या था, सेक्शन 10 इज देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हुम, कंपनी एंड मेंबर, मेंबर एंड कंपनी, बट नॉट बिटवीन मेंबर एंड मेंबर। इफ यू रिमेंबर, इधर दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जब मैं अल्ट्रा वायरस की बात करूंगा तो आप कोई भी सेक्शन 4, 5 यूज कर सकते हो, जिसमें आपके पावर के अगेंस्ट ले नहीं सकते। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रा वायरस भी समझाया था, जिसके अंदर आर्टिकल्स में नहीं लिखा था, लेकिन आपने कर लिया, लेकिन एमओए के अंदर था, क्या वो रेक्टिफाई हो सकता है? यस, ओके, आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में आप उसको रेक्टिफाई कर नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ इंटर मैनेजमेंट, आपके अंदर क्या हो रहा है, झक मार के मुझे क्या करना है। ओके, मेरा तो ट्रांजेक्शन आपके साथ हुआ था, तो मेरे लिए है कि आपने कंप्लाई किया होगा, लेकिन अगर मुझे ऑलरेडी मालूम था कि तुम्हारे इरेगुलर है या ड्यू डिलिजेंस मैंने बराबर नहीं किया, यानी यार जो बेसिक चीजें मुझे मालूम पड़ता था, और तीसरा चीज है फॉर्जरी, ये 3 केसेस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करता। एवरीबॉडी क्लियर इधर तक? ये होने के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पर आता है सेक्शन 10A। 10A में मैंने आपको बताया था, आप धंधा कब चालू कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, भूलना मत सालो, ये कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाकी और कंपनी को लगाना मत। क्वेश्चन का ध्यान रखना 10A का। 10A अगर आपने किसी दूसरी कंपनी को लगा दिया, गेम ओवर हो जाएगा। 10A में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, और 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। 180 दिन के अंदर आपको सारे सब्सक्राइबर से पैसे आने चाहिए जिन्होंने उतना सब्सक्राइब किया हुआ है, याद है मालिक। और दूसरा पॉइंट आपको 12(2) क्या था, 12(2) फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, वो करवाना जरूरी है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते। और बिजनेस चालू नहीं किया और इसमें अगर 180 दिन में पैसा नहीं आया, तो मेरा सवाल है, अगर 180 दिन में पैसा नहीं मिला तो मेरे साथ क्या होगा, स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, याद है मालिक। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसी के साथ में 12 वाले में जाओगे। 11 वाला सेक्शन अपने लिए है, अपने लिए मतलब लाइफ में ही नहीं है, तो 11 खत्म हो गया। 12th वाला था रजिस्टर्ड ऑफिस। पहला पॉइंट है रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन में चाहिए, 30 डेज। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो, रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपको मिलेगा 30 डेज के अंदर। आत्मा सब लोग मेरे साथ है। दूसरा सिनेरियो, आपको फिजिकली वेरीफाई कितने दिन में करना है, 30 डेज में। फिजिकल वेरिफिकेशन किसको देना है, आपको आरओसी को, कि भाई मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, ओके 30 डेज के अंदर मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस इधर इधर है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, स्मशान भूमि का। थर्ड पॉइंट, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, तो 4 चीजें। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा होगा जिसके अंदर नाम, एड्रेस, ओके, ये रजिस्टर्ड ऑफिस का लगा होना चाहिए। दूसरा, ओके, आपका कॉमन सील है, उसमें आपका नाम होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मत डालना। तीसरा सिनेरियो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो भी लेटर हेड बिजनेस कार्ड यूज करोगे उसके अंदर आपका नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, याद है। और चौथा सिनेरियो, ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, ओके, हुंडीज, इनके ऊपर आपको क्या होना चाहिए, नाम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। आत्मा क्लियर है? ओके, सर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, नाम, 19 पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस किस पे होना चाहिए, खाली 2 चीज पे, पहला बोर्ड पे चाहिए और दूसरा आपके लेटर हेड्स, बिजनेस लेटर्स जो भी होगा करस्पॉन्डेंस पे होना चाहिए। आत्मा क्लियर? कॉमन सील में खाली क्या चाहिए, नाम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होना चाहिए, खाली नाम। आत्मा क्लियर? लेकिन अगर आपका नाम 2 साल पहले चेंज हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, जितने दो ही नाम डालने पड़ेंगे। अगर 4 बार चेंज हुआ तो जितने नाम है, कब तक नाम डालने पड़ेंगे, 2 साल तक। 2 साल तक आपको कंटिन्यूअसली पुराना नाम भी रखना पड़ेगा, नया नाम भी रखना पड़ेगा, याद है मालिक। ओके, ये हो गया तेरा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 की बात आता है सबसेक्शन 4। सर मुझे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है। अब यहाँ पर ऐसे आंसर मैंने पूरा क्लियर चार्ट में दिया था, याद है आपको। मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। अभी आपको मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा, आपका आंसर क्या आना चाहिए, यू आर चेंजिंग फ्रॉम, ओके, प्रेस्टीज पॉइंट फर्स्ट फ्लोर टू 3rd फ्लोर, और यू आर गोइंग फ्रॉम स्वारगेट टू प्रेस्टीज पॉइंट। इस केस में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको आरओसी को इंटीमेट करना है। लेकिन आपके एंड पे
बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए। मैंने आपको आंसर लिखाते वक्त बताया था, याद है मालिक, बीआर बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद आरओसी को इंटीमेट करोगे, आरओसी को इंटीमेट कर लिया, ओके, कितने दिन में करना है? 30 डेज, कहानी खत्म, आत्मा क्लियर। लेकिन अगला सवाल आपको आ रहा है, अगला सबसेक्शन आ रहा है जिसके अंदर सबसेक्शन 5 बोला हुआ है। सबसेक्शन 5 में क्या बोला हुआ है? अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लेके जा रहे हो और अगर उसमें ज्यूरिडिक्शन चेंज हो रहा है, स्टेट नहीं ज्यूरिडिक्शन, तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना होगा? इसमें आपको ध्यान रखना होगा, ज्यूरिडिक्शन अगर चेंज हो रहा है तो इस केस में आपको तीन डेज बताइए, 30 डेज, 60 डेज, 30 डेज, जिसके अंदर रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। रीजनल डायरेक्टर याद है मालिक, रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल लगेगा। रीजनल डायरेक्टर पहले कितने दिन में अप्रूवल देगा? 30। मैंने कितने दिन में काम करना चाहिए? 60। किसको देना चाहिए? जिस आरओसी नया वाला, और नया आरओसी कब तक रजिस्टर करेगा? 30 डेज। ये होगा कौन सा चेंज है ये? ओके, मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बता चुका हूं इस सेक्शन में। 3 कॉन्सेप्ट कौन से? सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, ओके, सेम सिटी विद इन सेम ज्यूरिडिक्शन, तो आंसर क्या होगा? बोर्ड रिजोल्यूशन, आरओसी को अपडेट करो। एवरीबॉडी क्लियर? दूसरा, ओके, विद इन सेम सिटी डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन, याद है मालिक, तो इस केस में किसका अप्रोच है? रीजनल डायरेक्टर। भारत माता की जय जय मालिक। ओके, हाँ या ना, ये पॉइंट ध्यान रखिए व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर लिए, और रीजनल डायरेक्टर से जब आपको इंटीमेशन आएगा, आपको कितने दिन में आपको नए वाले आरओसी को बताना है? 60। और नए वाला आरओसी कितने दिन में रजिस्टर करेगा? 30। और ये जो रजिस्टर करेगा, उस जो आपको इंटीमेशन देगा कि आप रजिस्टर हो, ओके, आपके लिए नया कंक्लूसिव एविडेंस होगा। क्या सर इस केस में नया सीओ आएगा? नहीं, क्योंकि सीओआई में क्या लिखा जाता है? स्टेट। ओके, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं होता, इसलिए नया सीओआई, गलती से भी मत लगना कि ये लोग नया सीओआई देंगे। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस केस में। और रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में अगर आपने कुछ पेनल्टी की है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ, तो उसका पेनल्टी है, और जो भी चीज है आपको आरओसी को बताना पड़ेगा 30 डेज। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस में एक ही चीज याद रखना, 30 डेज में अपडेट करना है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद हमको मालूम पड़ा तुम्हारा काम उधर नहीं चल रहा है, ओके, हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्राइक ऑफ। आत्मा क्लियर? ये कौन करेगा? आरओसी। ये कॉन्सेप्ट हो गई आपकी सेक्शन 12 की कहानी। आत्मा क्लियर है? सेक्शन 12 की बात आती है, 2 मेन सेक्शन बचे हैं। 2 मेन सेक्शन के ऊपर कहानी पे कंट्रोल कर लीजिए, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। 13 वाला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे को बताइए? 13 वाला पढ़िए, 13 वाले पॉइंट पे। 13 वाले पॉइंट पे पहला पॉइंट 1 सबसेक्शन 1 कीवर्ड हाईलाइट करने बोला था मैंने। 13.1 में अपन को सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा? अगर मुझे कभी भी एमओए चेंज करना है तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। ये क्लियर है? लेकिन इसमें आपको याद रखना होगा, मैंने बताया था, अगर आपको शेयर कैपिटल चेंज करना है, लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो इसमें डालिए मत, 61 वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे। याद है मालिक? ओके सर, एसआर पास कर लिया। उसके बाद वाला सबसेक्शन क्या बोल रहा है? आप देखिए 13 में सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? जब भी आपको नाम चेंज करना है तो किसका प्रीवियस अप्रूवल लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। लेकिन अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड और लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड डालना है तो सीजी का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। खत्म है स्टोरी। तीसरा सिनेरियो, ओके, खत्म है स्टोरी। आपका सीजी का अप्रूवल आपको आरओसी को बताना है। आरओसी को जब बता दोगे तो आरओसी आपके लिए क्या इशू करेगा? फ्रेश सीईओ है। लेकिन जब आपको ये देना है तो इसी के, अगर आप ये सबसेक्शन 3 पे हो तो आप देखना सबसेक्शन 6 पे जाके देखो। 3 और 6 का अपन ने मतलब कोलाज बनाया था। कोलाज याद है? ओके, आपको आरओसी को क्या देना पड़ेगा? तो 6 में क्या लिखा है? आरओसी को क्या देना पड़ेगा? एसआर भी देना पड़ेगा और सीजी का अप्रूवल। अगर सीजी का अप्रूवल चाहिए तो, सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए तो एसआर ही खाली दोगे, सीजी का अप्रूवल दोगे नहीं। आत्मा क्लियर है? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, स्टेट चेंज कर रहे हो आप, महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हो, तो उस केस में क्या करना होगा? तो इसमें कौन अप्रूवल देगा? सीजी। याद रखना, जब तक स्टेट चेंज नहीं होता सीजी नहीं होता है, खाली रीजनल डायरेक्टर होता है। जब स्टेट चेंज होता है तो कौन आता है? सीजी। और मेरे को बताओ सीजी के इसमें क्या था? आपको मालूम है सीजी कितने दिन में अप्रूवल देगा? 60 डेज। 30 नहीं, 60 डेज में, 60 डेज में अप्रूवल देगा। लेकिन सीजी अपने आपको सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा? क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर और अदर पर्सन अफेक्टेड है। ये 3 चीजें हुई है, या तो इनको पेमेंट मिल चुकी है, या इनको सिक्योरिटी दे चुकी है, या ये सेटिस्फाइड है। याद है मालिक? ओके, अगर ये सर्टिफाइड तो सीजी तुम्हें क्या दे देगा? अप्रूवल दे देगा। यार याद है मालिक? ये अप्रूवल दे देगा सीजी, और सीजी अप्रूवल दे देगा तो आपको वापस किसको देना पड़ेगा? आरओसी। और आरओसी कौन सा आरओसी को दोगे? दोनों आरओसी। कौन सा दोनों आरओसी? पुराना भी है और नया। और नया आरओसी आपको क्या इशू करेगा? फ्रेश सीओआई। और उसके बाद वाला सबसेक्शन मेरे को नहीं लगता है 8 वाला तो मेरे को बताने की जरूरत है। 8 वाला आपको क्लियर है? ओके, अगर मैंने सवाल आपको इतना ही पूछा ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो आपका आंसर क्या होगा? एसआर। आप दिमाग थोड़ी करोगे नहीं, लेकिन मैंने बोला ऑब्जेक्ट चेंज करना है, लेकिन साथ में एक पैसा जो पिछले किसी और ऑब्जेक्ट के लिए लिया है वो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए लगाने वाला हो, उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले तो एसआर करोगे, फिर वापस एसआर करोगे। एक है एसआर फॉर चेंज इन एमओए और एक है एसआर फॉर ऑब्टेनिंग एन अप्रूवल दैट वी कैन यूज योर मनी फॉर अनदर ऑब्जेक्ट। याद आया मालिक? और इस केस में जब ये करोगे तो आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ेगी। 2 न्यूज़पेपर रहेंगे, इंग्लिश और वर्नाक्युलर। उसके साथ में और एक चीज थी, ओके, आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। और उसके साथ में और एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ओके, इसके आपको ये इंश्योर करना है अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है तो
पैसा वापस देना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आत्मा क्लियर है? ये सिमिलर आंसर आपको सेक्शन 27 में भी अप्लाई होता है, मैंने आपको बताया था। खाली 27 में एक एडिशनल रेस्ट्रिक्शन क्या था, आप वो पैसा ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केसेस में कल मैंने आपको और एक चीज समझा दी, कल के लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों केसेस में अपने को वोटिंग कैसा होना चाहिए, पोस्टल बैलेट। ये किसने बोला कि वोटिंग पोस्टल बैलेट से होना चाहिए? ये किसने बोला कि ये सेक्शन में पोस्टल, वापस बोल रहा हूं, सेक्शन 13 के लिए पोस्टल बैलेट नहीं बोला, 13(8) के लिए पोस्टल बैलेट है। 13 सब लोग मेरे साथ है, बैरक में सबको दिख रहा है ना? 13(8) पूरे 13 के लिए पोस्टल बैलेट है क्या? नहीं, खाली 13(8) के लिए पोस्टल बैलेट है। ये किसने बोला हमको? मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट। आत्मा क्लियर है? यहां पर कहानी खत्म हो जाती है 13 की। आत्मा हाँ या ना? एवरीबडी ओके, एंड प्लीज मेक इट श्योर। और शायद मेरे ख्याल से इतनी याद है 2 हफ्ते के पहले अपन ने जब डिस्कस किया था, एक बार 13(6) पे देखो, 13(6) पे देखो, 13(6) में मेरे को कुछ याद आना चाहिए बस आपको, वो है 13(6) पे आए, 13(6) पे 13(6) की पहली लाइन पे आए क्या? ओके, जिसमें क्या लिखा है पहली लाइन? सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 64। मैंने आपको क्या बताया था? ओके, अगर आरओसी को लेना है तो इस सेक्शन के हिसाब से नहीं जाएगा, ओके, उस सेक्शन के, क्योंकि एमओए तो चेंज होने वाला है। अगर लाइबिलिटी क्लॉज चेंज किया, कैपिटल क्लॉज कीजिएगा, एमओए चेंज होने वाला है, पर उसमें सेक्शन 13 यूज नहीं करेंगे। उसमें कौन सा सेक्शन यूज करेंगे? 61 एंड 64। आरओसी को देने के लिए 64 रहेगा। याद है लिंक? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने लिंक कराए थे, मैंने कुछ सेक्शंस के लिए ये पॉइंट हमको। ये होने के बाद आपके लिए आया सेक्शन 14। 14 में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, 5 आंसर है। 14 वाला सिंपल सा आंसर है। अगर आपको आर्टिकल चेंज करना है तो क्या करना होगा? एसआर। और एसआर के बाद सीजी का अप्रूवल चाहिए? नहीं, पर सीजी का अप्रूवल कब चाहिए? अगर आप कौन सी कंपनी से कौन सी कंपनी में डाल रहे हो, पब्लिक से प्राइवेट। और वो क्यों चाहिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप वो रेस्ट्रिक्शन हटाने वाले हो। ओके, इधर आर्टिकल है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द अप्रूवल फॉर चेंज इन नेम, यू रिक्वायर द अप्रूवल फॉर रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन, इट इज नॉट एनी अदर केस। एंड बाकी ये चीज हो गया, जैसे ही आगे आप एसआर पास करो और आरओसी को बता दो, कहानी खत्म है। एडिंग द रेस्ट्रिक्शन, मतलब वही अदर वे राउंड, मतलब मैं उल्टा बोल दिया। एडिंग द रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक से आप किसमें जा रहे हो? प्राइवेट। तब आपको ऐड करना है रेस्ट्रिक्शन, तब आपको अप्रूवल की जरूरत है। किसकी अप्रूवल की जरूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत माता की जय। जेपा मालिक, अरे हाय आना। सेक्शन 14 से ज्यादा कुछ है नहीं, और आपको किसको बताना होगा? आरओसी। लेकिन मेरे को एक चीज रिकॉल करके बताइए, 14 और 13 में एक चीज मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी। जब भी ये अल्टर होते हैं तो दोनों के इफेक्ट कब से आते हैं, मेरे को ये बताइए। एमओए के इफेक्ट कब से आते हैं और एओए के इफेक्ट कब से आते हैं? मैं आपको एग्जांपल याद दिला दूं। 10 तारीख को अगर मैंने अमेंडमेंट किया था, या 15 तारीख का था अपना एग्जांपल, 15 को अमेंडमेंट किया और 25 को मैंने आरओसी को बताया। मेरा सवाल है, एमओए का इफेक्ट कब से आएगा? 25 से। और एओए का इफेक्ट कब से आएगा? 15 से। याद आया मालिक? क्योंकि एओए का जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ, सेक्शन में दिया हुआ है, जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से एओए इफेक्ट में आता है। ओके, आरओसी के बताने के बाद ही इफेक्ट में आएगा, आरओसी के बिना इफेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन कब से इफेक्ट में आएगा? ओके, जिस दिन एसआर पास हुआ। लेकिन एमओए कब से इफेक्ट में आता है? जब आरओसी रजिस्टर करता है। आरओसी जब तक रजिस्टर नहीं करेगा तब तक, बिकॉज इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अरे भाई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस का कंटेक्स्ट है। अल्ट्रा वायरस, एमओए, नहीं तो कॉन्सेप्ट, यही पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। आत्मा क्लियर है? ये होने के बाद आपके लिए 15वां सेक्शन, 16वां सेक्शन, 5 आंसर है। 15वां, ओके, जब भी आपने अल्टरेशन किया, हर एक कॉपी में आपको नोट करना पड़ेगा। याद है हमारे? नहीं तो आपको कितना खर्चा लगने वाला है? 1000 पर कॉपी ऑफ इंडिविजुअल एमओए। मैंने आपको बताया 2 कॉपी अलग है तो 2000। एमओए के दोनों पुराना कॉपी दिया, वर्जन 1 वर्जन 2 याद आएगा? ये होने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ये तो तोड़ याद होना चाहिए। 2 केसेस हो सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ये कौन सा रेक्टिफिकेशन है? ओके, जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें 2 किस्से थे अगर आपको याद है। फर्स्ट सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सुओ मोटो लगा कि भाई तुम्हारा नाम किसी के साथ मैच हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें ऑर्डर करेगा और 3 महीने के अंदर ओआर पास करके नाम चेंज करना पड़ेगा। या दूसरा किस्सा, किसी कॉपीराइट ट्रेडमार्क जिसके पास भी है, रजिस्टर वाला बंदा है, वो कंप्लेंट करता है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने साल में? 3 साल। 3 साल के बाद तो हो ही नहीं सकता। 3 साल के अंदर कंप्लेंट करता है, तो उस केस में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो वो बोल सकती है, ऑर्डर दे सकती है, नाम चेंज करिए। कितने दिन में नाम चेंज करना है? 3 महीने ओआर पास करके। सर दूसरा किस्सा, इसी सबसेक्शन के साथ में दूसरा किस्सा मैंने और एक बताया था। सर व्हाट, ये जो पास करेंगे ये किसको इंटीमेट करना पड़ेगा? आरओसी को इंटीमेट। अरे बिना आरओसी को इंटीमेट किया आरओसी को कैसे मालूम पड़ेगा भाई? ओके, तो इसीलिए इंटीमेट करना पड़ेगा। भारत माता की जय। जेपा के मालिक, ये आरओसी को इंटीमेट किया। सर व्हाट इफ मैंने ओआर पास नहीं किया या चेंज नहीं किया? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चेंज कर देगी। किसको बता के? आरओसी। और आरओसी नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे देगी। लेकिन एक प्रोवाइजर मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी वजह से आपको वापस नाम चेंज करने का पावर निकलता नहीं है। भारत माता की जय। जेपा के मालिक, ये होने के बाद आपके लिए क्लियर है ना? ये वाला रेक्टिफिकेशन इन नेम, रेक्टिफिकेशन इन नेम, ये किसके पास पावर है रेक्टिफिकेशन इन नेम का? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 16 के बाद आता है सेक्शन 17। 17 का कॉन्सेप्ट है, अगर मेंबर ने कॉपी मांगी कितने दिन के अंदर देनी है? 7 दिन। और कॉपी जब मैंने बोला तो एमओए, एओए और एवरी रिजोल्यूशन की जो कॉपी जो अपन किसके पास देते हैं? ओके, आरओसी के पास सबमिट करेंगे। सेक्शन 117, 118 में पढ़ेंगे अपन। लेकिन वो तीनों चीजें अगर मेंबर ने मांगी, मेरे को कितने दिन में देनी है? 7। क्या मैं सर इसके लिए चार्ज ले सकता हूं? यस। जो चार्ज रहेगा वो डिसाइड किया जाएगा, 10 रुपए पर कॉपी से ज्यादा
नहीं हो सकता। 10 हो सकता है सर, 1 रुपया पर कॉपी भी हो, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 रुपया पर कॉपी। आत्मा क्लियर? ये होने के बाद तेरा नेक्स्ट ये आता है 18। ओके, हाँ पर पेज, हाँ पर पेज, मैंने क्या बोला? पर कॉपी, पर पेज, 10 रुपया पर पेज, पर कॉपी नहीं होता है, पर पेज का। ओके, तो मैंने ये बोला ना, कंपनी की कमाई भी होती है फोटोकॉपी का लॉजिक, याद है? ओके, बट नॉटलेस ये सेक्शन 17 के बाद आता है 18 में आपको दिमाग करनी नहीं है। 18 में जो प्रोसीजर अपने डिस्कस किया वैसे की वैसे रखना, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट इनटू पब्लिक, पब्लिक इनटू प्राइवेट। अरे आत्माओं, याद आ रहा है? अरे है या ना? ओके, सेक्शन 19 अपना तोड़ इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेरे को बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट 19 बताता है? होल्डिंग कंपनी क्या नहीं, सब्सिडी कंपनी क्या नहीं होल्ड कर सकती? सब्सिडी कंपनी में क्या नहीं होल्ड कर सकती? शेयर। क्यों? ओके, रीजन क्या था? मैंने आपको बताया यार, मेरी मतलब क्या फालतू टाइम पास होगा ना, ओके स्क्यूट पा होगा ना, मतलब मैं ही होल्ड कर रहा हूं, मेरी वही क्या चल रहा है, किसका पैसा किधर है, इसीलिए। लेकिन 3 केसेस है जहां पर आप होल्ड कर सकते हो। कौन से 3 केसेस है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा ट्रस्टी, और तीसरा आपके पास शेयर्स कब थे? जब आपकी रिलेशनशिप बनी उसके पहले से शेयर थे। ओके, लेकिन किसका क्या है इसके अंदर? ओके, तो कौन से केस में वोटिंग कर सकता है? खाली पहले 2 केस में। पहले 2 कौन सा? एलआर एंड ट्रस्टी, उसके अलावा वोटिंग नहीं कर सकता। याद आया मालिक? ये होने के बाद तेरा 20 सेक्शन आता है जो पांचट है। 19 के बाद आता है तेरा 20 जिसमें सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। ये पांचट है, तो कैसे डॉक्यूमेंट सर्व कर सकता है, तेरे ऊपर डॉक्यूमेंट कैसे सर्व किया जा सकता है, ये कॉन्टेक्स्ट है। ओके, लेकिन मैं आपको बताता इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, 2 दिन आपको ऐड करना होगा। चैप्टर 7 में आने के बाद मैं मल्टीपल क्वेश्चन के डिस्कशन करूंगा। ओके, तो आपको 2 दिन किसमें ऐड करना पड़ेगा? 2 दिन किसमें ऐड करना पड़ेगा? ओके, याद है पोस्ट से गया है 48 आवर, याद है क्या? 48 आवर, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। और उसके अलावा 21 एंड 22, 21 किसके लिए था? ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड 22 किसके लिए था? ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेरे को बताओ रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेशन कौन करेगा, साइन कौन करेगा? ओके, केएमपी की मैनेजरल पर्सनल, और वर्ड है, और ऑफिसर और एम्प्लॉय कौन डिफाइन करेगा? बोर्ड जो डिफाइन करेगा। तो 3 नाम है जो साइन करेंगे रिकॉर्ड्स को। कौन? कोई भी बिल कुछ भी बनेगा, कौन? 3 जन है, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय। इनको कौन बोलेगा? बोर्ड। केएमपी को बोर्ड को बोलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स हो गए, हुंडीज हो गई, प्रॉमिसरी नोट हो गए, ये कौन साइन करेगा? तो मैंने आपको बताया था कॉमन सील अगर होगा तो कॉमन सील के हिसाब से कोई भी साइन कर सकता है, और कॉमन सील नहीं है तो आपको याद होगा ना, 2 डायरेक्टर साइन करने चाहिए। और अगर आपकी कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी एप्लीकेबल है तो आपका 1 डायरेक्टर प्लस 1 सीएस साइन करेगा। भारत माता की जय। सेक्शन 22 क्लियर है मालिक? अरे हाँ या ना?